नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी 3 बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और बहस सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता पर ही हो रही है और उसके अलावा कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की भी राजनीति पर बात हो रही है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और बिहार के भविष्य के लीडरशिप पर नई चर्चा छेड़ दी है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पूर्व आईपीएस और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा के राजनीति में आने के संकेत ने नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें जो है वो तेज कर दी है। इन तीनों विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम लोग जिस तरह से भोजपुर इनकाउंटर, भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीतिक तक सीमित अब नहीं रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच गया है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, इसलिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं परिजन, ग्रामीण और कई नेता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद गोली मारी गई। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सिर्फ ये एक इनकाउंटर था या जिस तरह से पुलिस कार्रवाई पर पारदर्शिता पर सवाल हो रहा है, और अगर सरेंडर हुआ था तो गोली क्यों चली? अगर पुलिस का दावा सही है तो विवाद क्यों बढ़ रहा है और क्या इस मामले में स्वतंत्र जांच ही सच्चाई सामने ला पाएगी, जिस तरह से तमाम नेता दावा कर रहे हैं? निश्चित रूप से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बिहार के मुख्यमंत्री ने यह दायित्व सौंपा है कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। भरत तिवारी के केस में जो कुछ भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वो फेसबुक लाइव कर रहा था एक एक चीज, और आज की तारीख में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी कोर्ट मान्यता दे दी थी कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है। तो ये बिल्कुल तो एक बात को लेकर के तो संदेह है ही ना कि जब वो पुलिस के सामने हथियार सरेंडर कर देता है, यहाँ ठीक है मैं अब अपना पिस्टल फेंकता हूं, फिर अगर उसकी हत्या होती है, 5 गोलियां उसे मारी जाती है, तो उसका डेथ कहाँ होता है? पुलिस कस्टडी में डेथ होता है। तो कोई व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में हो और वहां पर उसकी मृत्यु होती है, डेथ होता है, तो एक संदेह की सुई तो पुलिस पर जाती है। हाँ, अगर वो पिस्टल लिए हुए रहता, जो इनकाउंटर की थ्योरी बताई जा रही है, इनकाउंटर तो तब होता ना जब ये पिस्टल से फायर करते रहता और रिटेलिएशन में जो फायरिंग उधर से होती उसकी वजह से इसको गोली लग जाती कोई वाइटल ऑर्गन में और इसकी मृत्यु हो जाती। तो होता कि इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस ने गोली चलाई, सेल्फ डिफेंस गोली चलाने का उनको अधिकार। लेकिन उनका डेथ कहाँ होता है? भरत तिवारी का डेथ तो पुलिस कस्टडी में होती है जब वो आदमी सरेंडर कर देता है। एक तो ये है कि क्या जो कस्टडी में डेथ होता है उसके पीछे पुलिस की संलिप्तता को नहीं माना जाए। दूसरी, भरत तिवारी ने जितने वीडियो लाइव किए उसमें एक लग रहा है चीजें कि कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सिस्टम से लड़ने की बात कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है तो उसको लड़ने में कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में कुछ इस तरह की बातें कर जाता है जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा पुलिस को लगे उसके बड़बोलेपन को लेकर के। लेकिन जितने आसपास के लोग हैं वो तो करें कि बिजली के खंभे अगर गड़े हैं तो इसने आवाज उठाई, अधिकारियों पर एक दबाव बनाया, तब जाकर के बिजली के खंभे गड़े। वो जो कटाव से जो उनके गांव गंगा नदी के कटाव से कट गया है, उस कटाव पर विस्थापितों को जगह देने के लिए मिट्टी डालने की बात कर रहा है कि कम से कम 10 फीट की मिट्टी अगर नहीं डाली जाएगी तो फिर ये कटाव पीड़ित का विस्थापन तो रह ही जाएगा, रिहेबिलिटेशन तो हुआ नहीं। तो उसके लेकर के भी जो ग्रामीण है या आसपास के लोग हैं वो उसके साथ खड़े हैं। अभी तक जो मैंने सोशल मीडिया पर ही देख रहा हूँ कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला
जो गांव के लोग उसके व्यवहार को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं वो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था। होता है ना कि कोई एंटीसीडेंट होता है कि हाँ जरा उनको खंगाल के देखिए कि पहले भी वो कोई अपराध में संलिप्त था और फिर वो अपराध को अंजाम दे रहा था, इसलिए पुलिस ने अगर गोली चलाई और उसकी वजह से उनका डेथ हो गया। कोई एंटीसीडेंट नहीं है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। तो वैसी स्थिति में भी भरत तिवारी को आखिर पुलिस को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? जो एक और बात कही जा रही है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त, और ये ठीक है, कभी कभी व्यक्ति कुछ वैसे निर्णय लेने पर जो गांव के लोग बता रहे हैं कि शायद उसके पास एक लॉकेट था सोने का और उसको बेच करके वो कुछ दिन पहले हथियार लाया। इस तरह के नौजवान जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते थोड़ा बगावती तेवर में आ जाते हैं, तो उसमें आत्मरक्षा तो उसने कहीं से कोई खरीद ली होगी हथियार, और वो उस दिन पुलिस के सामने ये कर रहा होगा कि हाँ हमें भी ठीक है। हथियार रखने के जुर्म में उस पर एक नहीं 50 धाराएं आप लगाई, पुलिस पर गोली चलाने के लिए भी धारा लगा दी, लेकिन उस भरत तिवारी को मार दिया जाए, ये अधिकार पुलिस को किसने दे दिया? और कई पूर्व डीजीपी रैंक के जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सिस्टम की नाकामी। जेल में भी व्यक्ति होता है, दुर्दांत अपराधी भी जेल में होता है, तो क्या उसको वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती? भरत तिवारी जिसका न कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, न भरत तिवारी हाथ में हथियार लेकर के और पुलिस पर फायरिंग कर रहा था और आत्मरक्षार्थ गोली चली जिससे ये व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये तो पिस्टल फेंकते हुए भी वीडियो लाइव है। अब रह गई बात कि जब पिस्टल उसने फेंकी दी और कहा कि ठीक है, अगर लगता है कि समाज के हित में सिस्टम जो है निर्णय लेगा और लोगों का भला होगा, तो चलिए मैं ये हथियार फेंकता हूं, ये कहते हुए हथियार फेंकता है। बदले में आप उस पर जितने तरह का FIR कर देते, कोई बात नहीं है कि अवैध हथियार रखने का अधिकार किसने दे दिया। उसके पिता और उसके भाई पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है कि अपने बेटे को यह संरक्षण दे, वो सब ठीक है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। न्यायालय में फैसला करने का जो अधिकार है वो अधिकार पुलिस को किसने दे दिया? आप कैसे सजा सुना दीजिएगा? और 3 गोली जो मारी गई वो तो लोगों के बीच में मारी गई, 2 गोली और कैसे मार दी गई? फिर वो गोली मारी कहां गई? अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आ जाता। पैर में गोली लगने से किसी का डेथ नहीं होता है, उसको ओवर ब्लीडिंग से डेथ हो सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया गया या उसके ब्लड को नहीं रोका गया। लेकिन जब तक कोई वाइटल ऑर्गन में गोली नहीं लगी है, जिसके बारे में तरह तरह के कयास हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। तो भरत तिवारी का अगर डेथ पुलिस कस्टडी में होता है, जब वो अपने को सरेंडर कर देता है, हथियार फेंक देता है, STF और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब मिलकर उसको पकड़ लेती है, उसको जबरदस्ती जीप में लाद देती है। कहा गया कि वो जो ये राइफल के जो ये हैं उससे भी उसको पीटा गया है, उसके जो बैट है उससे। तो भरत तिवारी की मौत पर एक शंका तो है, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के लोगों ने अपील किया है। ये आप जरा इस केस को देखिए, क्या ये मानवाधिकार का मामला नहीं बनता है? ह्यूमन राइट्स भी इसको देखे। हर व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार तो है। गलती कर सकता है कि वो अवैध हथियार ले आया, वो अवैध हथियार से अपने छत से फायरिंग किया, फिर वो नीचे उतरता है, वो बाहर जाता है और वो पुलिस को ये कहते हुए कि चलो मैं हथियार फेंक देता हूँ, आत्मसमर्पण करने के बाद जब वो कस्टडी में जाता है, तब उस पर जो 5 गोलियां उसे मारी जाती है, जो उसके डेथ का कारण बनता है। तो ये तो एक अनुसंधान का विषय है। देखते हैं निष्पक्ष जांच क्या होती है और कोर्ट इसको किस तरह से देखता है, ह्यूमन राइट्स इसको किस तरह से देखता है। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया, उसमें कहा उन्होंने कि हर बड़े नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बाद नेतृत्व तैयार करे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार चूक गए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।
कि क्या सिर्फ नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं या फिर ये अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति का समीकरण जो है वो जिस तरह से बदल रहा है और भाजपा अब सिर्फ सहयोगी दल नहीं बल्कि लीडरशिप करने वाली पार्टी बन चुकी है। ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा को ये डर है कि उनका जो है सामाजिक और राजनीतिक आधार धीरे धीरे भाजपा और सम्राट चौधरी के पास शिफ्ट हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या वाकई सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार की चूक थी या फिर ये उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि जेडीयू के भीतर ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा बचा नहीं था जिसे वो अपनी विरासत सौंप सकते हैं। तो इस पूरे बयान को लेकर क्या क्या नजरिया सामने आ रहा है, कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन सामने आ रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो बयान दे रहे हैं तो उनका संदेश जो है वो भाजपा से ज्यादा अपना सामाजिक आधार होते हैं और ओबीसी राजनीति में वो बताना चाहते हैं कि अभी भी मेरी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई। अगर सवाल है कि क्या ये नीतीश की चूक है, मैं नहीं मानता हूं कि कोई जरूरी नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी नहीं चाहते तो क्या भाजपा अपना ओबीसी से कोई स्वतंत्र नेतृत्व नहीं खड़ा कर देती? वो खड़ा कर सकती है। हर पार्टी को अधिकार है कि जिसके इर्द गिर्द एक वोट की ताकत है। चूंकि बिहार की जो राजनीति है उस बिहार की राजनीति में एक वोट बैंक की ताकत तो होती है और वोट बैंक की ताकत के लिए जातीय समीकरण को साधा जाता है। तो हर वैसे स्थापित नेता जिनको लगता है कि हमारा ही जाति पर प्रभाव हो या ओबीसी का नेतृत्व क्षेत्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द ही हो, कोई राष्ट्रीय फलक की पार्टी उसे ना अपनाए, तो ये उनकी अपनी समझ हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं को भी और राष्ट्रीय पार्टियों को भी तो नजर आती है ना कि सब कुछ के बाद, सारे एजेंडे, सारे मैनिफेस्टो के बाद भी जब तक हम जातीय समीकरण को नहीं साधेंगे तब तक हम राजनीति में, चुनाव में हम सफल नहीं हो पाएंगे। बीजेपी ने वही किया। अब सम्राट चौधरी जी को नीतीश कुमार जी का एक तरह से समर्थन प्राप्त, तो नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया तो किसको दिया समर्थन? उसी लवकुश समाज से उसको दिया, कुशवाहा को दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी को लग रहा था कि सम्राट चौधरी से तो ज्यादा हम सक्षम थे। अगर सम्राट चौधरी जी को ये नहीं देते तो हम इस के दावेदार होते और उस समाज के बारे में जो बात करते, उसकी हिस्सेदारी, उसके ये के बारे में कहते, वो मैं तय करता। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। और अभी तो चौधरी जी कितना दिन मुख्यमंत्री बने हुए हुआ, आगे आगे तो देखना पड़ेगा ना। अगर लगातार बीजेपी उन्हीं पर भरोसा करती है तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाए। हेमंत विश्व शर्मा पर बीजेपी भरोसा की ना असम में, और हेमंत विश्व शर्मा दोबारा जब असम में चुनाव हुआ तब भी वहां पर सफल होकर के अपने को दिखा दिया था। वैसे ही सम्राट चौधरी, ठीक है नीतीश कुमार की पसंद थे लेकिन बीजेपी की भी पसंद। सम्राट चौधरी थे तो बीजेपी में ही ना। बीजेपी ग्रूम कर रही थी, बीजेपी प्रमोट कर रही थी, बीजेपी पर सवाल हो रहा था कि आज तक बीजेपी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिसको कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्लेस कर सके। बीजेपी ने इस बार प्लेस कर दिया कि सम्राट चौधरी हैं। नीतीश कुमार के समर्थन की जरूरत थी क्योंकि गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ओबीसी के इर्द गिर्द है कि अगर ओबीसी के चेहरा को ही उठा करके राष्ट्रीय पार्टी को अगर प्लेस करना था और उसमें नीतीश कुमार जी की भी सहमति लेनी थी, तो नीतीश कुमार जी ने जो सहमति दी है, क्या वो बहुत सफल होंगे, नहीं होंगे, इसको लेकर के इफ बट वो कर सकते हैं। लेकिन हर पार्टी अपना नेतृत्व डालना चाहती है और बीजेपी का ने जब अपना तय किया कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री होगा, उसने तय किया कि सम्राट चौधरी होंगे।
इसलिए उनको अपने वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं से एक नाराजगी दिख रही थी कि ओबीसी से ही अगर तय करना था बीजेपी को तो सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार ने जो जिस नाम पर मुहर लगाई है, नीतीश कुमार जी का ये निर्णय कितना सही है नहीं है ये तो वक्त बताएगा। मतलब उस पर भी वो कहीं ना कहीं से नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी की सफलता और सम्राट चौधरी की असफलता ये तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा ना, अभी से ही क्यों। लेकिन हाँ, जब उसी समाज के नेतृत्व के तौर पर अपने को स्थापित कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा और उनको लग रहा था कि अगर कुशवाहा समाज से कोई व्यक्ति कोई जगह लेगा नीतीश कुमार का तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही है। सम्राट चौधरी पर उनको भरोसा नहीं था। सम्राट चौधरी को हो सकता है कि अंडर एस्टिमेट करके चल रहे होंगे, लेकिन सम्राट चौधरी तो बीजेपी के लगातार प्रमोशन के केंद्र बने हुए थे कि तुरंत पार्टी में लाना, उनको पार्टी का अध्यक्ष बना देना, डिप्टी सीएम बना देना, गृह विभाग दे देना और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे देना। अगर उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो जाए, हो सकता है कि कल उपेंद्र कुशवाहा पर भी बीजेपी दांव लगाएगी, लेकिन बीजेपी जो भी दांव लगाएगी अपने चेहरे पर दांव लगाएगी। ये कहना कि हम नीतीश कुमार जी ही जो तय करेंगे उसी पर बीजेपी दांव लगाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सहमति नीतीश कुमार जी को दी जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हो बिहार में और उनको रिप्लेस करके और कोई और व्यक्ति को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जा रही हो और वो भी दूसरी पार्टी से, तो नीतीश कुमार की सहमति नहीं लेने की कहां बात, या उनको नाराज करके या असहमत करके मुख्यमंत्री कैसे बीजेपी बना देती। उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी नाराजगी अपने ओबीसी वर्ग को लेकर के हो सकती है कि अगर ओबीसी से ही तय करना था तो कोई और चेहरा पर नीतीश कुमार दांव लगा सकते थे। जो मैसेज उनका लग रहा है, जो कहने के जो उनके भाव आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं वो नहीं होता है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे मोहन यादव आ गए, जिनके बारे में कोई सोचा नहीं था। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में भेज दिया गया। राजस्थान में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया और वसुंधरा राजे सिंधिया को रिप्लेस कर दिया गया। तो ये तो सब कुछ पार्टी तय करती है कि कहाँ किन पर दांव लगानी है और किन को किनारे कर देनी। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की जो मंशा है वो मंशा यही थी कि ओबीसी से जो सम्राट चौधरी जी का सिलेक्शन किया नीतीश कुमार जी ने, वो कितना सही है कितना गलत है वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, उनके अपने ही वट करने का राजनीति में अधिकार है, करें, लेकिन वो केवल नीतीश कुमार जी की ही पसंद सम्राट चौधरी जी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के भी पसंद है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब दांव लगाई होगी तो सोच समझ के ही लगाई होगी कि सम्राट चौधरी हमारे लिए कितने उपयोगी होंगे, कितने उपयोगी नहीं होंगे, कितना दूरी तक हमारे साथ चलेंगे और उसकी वजह से ओबीसी कितना पोलराइज होकर हमारे साथ खड़ा होगा, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल सर, बिहार की पूर्व आईपीएस और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर काम्या मिश्रा ने पहली बार एक इंटरव्यू में साफ संकेत दिया है कि वो भविष्य में राजनीति में एंट्री कर सकती हैं और उन्होंने कहा कि जो पार्टी देश के लिए अच्छा काम करेगी और उनकी विचारधारा से मेल खाएगी वो उसे ज्वाइन करने पर विचार कर सकती हैं। और सवाल ऐसे में ये है कि क्या ये सिर्फ एक संभावना है या राजनीति में आने की औपचारिक शुरुआत उन्होंने कर दी है, और क्या बिहार की राजनीति को एक नया चेहरा मिलने वाला है प्रशासनिक अनुभव के साथ। और एक सवाल ये भी है कि काम्या मिश्रा किस राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकती हैं। देखिए, काम्या मिश्रा अगर राजनीति में एंट्री लेती हैं तो इसको केवल इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि पूर्व जो एक आईपीएस क्वालिफाई किए हुए थी एक महिला वो चुनाव में आ रही है। क्योंकि जो युवा वर्ग है, अभी जेनजी की बात खूब हो रही है। आपने दो घटनाक्रम देखा होगा, बांग्लादेश की घटना देखी होगी, नेपाल की घटना देखी होगी। अभी कॉकरोच जनता पार्टी ठीक है वो वर्चुअल दुनिया का ही था, लेकिन 2 करोड़ फॉलोवर उसके हो गए थे। तो युवाओं के बीच में ये बात जरूर बैठ गई है कि जो पारंपरिक नेता है वो हमारे समस्या का समाधान नहीं कर पाते,
वो अपना, फिर अपने बाद अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी के लोगों को, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद, उससे बढ़ करके वो आगे नहीं बढ़े। और हमारी समस्या का समाधान कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसकी छवि साफ सुथरी हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, प्रशासनिक अनुभव वाला हो। ये एक परसेप्शन बना है लोगों को। जो ट्रेडिशनल राजनीति करने वाले जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो जातीय गोलबंदी में जितने सफल हो जाए, क्योंकि बिहार की बात है तो बिहार में तो जाति देख करके ही लोग वोट करते हैं, व्यक्ति किनारे हो जाता है। हमारी जाति के हैं, हमें वोट दे देनी है, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो देखा जाएगा बात। हमारी जाति तो जीत गई। 243 विधानसभा में जब परिणाम आता है तो गिनती गिनने लगते हैं उंगली पर, हमारी जाति के लोग कितने जीते, उनकी जाति के लोग कितने जीते है, वो एक पार्ट है। तो इसको लेकर के काम्या मिश्रा में भी एक बात चल रही है कि पूर्व IAS IPS जो रहे हैं लोग, पूर्व में कहीं ना कहीं पद पर रहे हैं, जो परफॉर्म किए हैं, अधिकारियों की, ऐसे अधिकारियों की राजनीति में मांग बढ़ी। और कहा तो जा रहा है कि अगर वो जनसुराज जैसी पार्टी से जुड़ती हैं, शिक्षित और शहरी वोटरों को आकर्षित करती हैं, तो एक राजनीति को एक नई धार मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर जाति से ज्यादा जरूरी है शिक्षित युवा और एक लोगों को सीधे सीधे इम्पैक्ट डालने वाली महिला के तौर पर एक पार्टी बनी। ठीक है, वो नहीं जीती, लेकिन जो उसके कैंडिडेट आए थे, वो कैंडिडेट में मैथमेटिशियन भी थे, वो कैंडिडेट में रिटायर्ड IPS भी थे, मतलब इंटेलेक्चुअल को, शिक्षित बुद्धिजीवी को, जो जिसके पास विजन हो, जिसके पास कोई प्लान हो, कल वो सत्ता में आए तो राज्य के हित में वो कोई पॉलिसी बना सकें, राज्य की बेहतरी के बारे में सोच सकें। तो इसके लिए कुछ योजना तो बनी थी। काम्या मिश्रा को अगर आती है राजनीति में तो युवाओं का समर्थन तो उनको मिलेगा। जीतेगी हारेगी वो तो बात की चीज है, लेकिन हाँ, अगर वो सोच रही है कि हमें राजनीति में आनी चाहिए, युवा वर्ग अब इसके लिए कहीं ना कहीं से मन बना लिया है। क्योंकि वो पुराने पीढ़ी के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, उनको देख लिया कि वो बस अपने और अपने परिवार से बाहर सोचने के लिए तैयार हैं। उनको राज्य, उनकी जनता और उनके हितों को लेकर के बहुत वो गंभीर नहीं। ठीक है, ऐसे लोग चुनाव नहीं कभी कभी जीत पाते हैं, कभी कभी टिकट से भी वंचित हो जाते हैं। और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आरा से सांसद हुआ करते थे RK सिंह, मंत्री भी। जितना काम उन्होंने आरा में किया है अपने लोकसभा के सदस्य के तौर पर या मंत्री के तौर पर, देखने की चीज, लेकिन जनता ने उनको वोट नहीं किया। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव हार जाना, चुनाव जीत जाना वो अलग बात है, लेकिन एक जो नई पीढ़ी है उसके बीच में एक छटपटाहट है, अपनी शिक्षा को लेके, अपनी चिकित्सा को लेकर के, अपने भविष्य को लेके, अपने रोजगार को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के एक उम्मीद है कि जब तक कोई चेंज नहीं होगा, ड्रेस्टिक चेंज नहीं होगा राजनीति में, हमारे हिस्से में कोई रोशनी आने वाली नहीं। और ये ड्रेस्टिक चेंज की अंतिम उम्मीद पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग पर ही उनके टिके हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और खास करके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने वाले लोगों के बारे में तो एक आम धारणा है कि उनकी समझ पॉलिसी को लेकर के, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के ज्यादा बेहतर है। जो नेता जिनको तो अपना पता ही नहीं है कि मुझे करनी क्या है अपने क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसका रोड मैप कैसे बनानी है, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम कैसे कहां से उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कराएंगे, केंद्र क्या मदद करेगी, राज्य क्या मदद करेगी, ये लोगों का, खासकर युवाओं का, और बिहार में तो 60% आबादी युवाओं की है। युवाओं के बीच में एक छटपटाहट है। काम्या मिश्रा अगर इसकी संभावना तलाश रही होंगी कि क्यों न एक बार काम किया जाए, क्योंकि अभी तो आप देख रही हैं ना, रिशु श्री का जो मामला आया है उसमें किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों के तार जुड़े हुए थे एक दूसरे से और एक एक पत्ते खुल रहे हैं। IAS रैंक के अधिकारी जो ये रैंक में थे, अच्छे पद पर थे, वो भी जेल में हैं। और उनके माध्यम से किस तरह से बिहार जैसे गरीब राज्य के खजाने को लूटा जा रहा था, जो विकास की योजनाएं थी वो कहीं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी।
एक निराशा तो है और एक उम्मीद भी है कि कुछ वैसे लोग आए जो नई पीढ़ी के लोग हों, जिनके बीच में हमारे डेवलपमेंट को लेकर के कोई सपना हो, कोई पॉलिसी हो, कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई ये हो। अगर काम्या मिश्रा को अगर इस तरह से कहीं से भी लगा होगा कि हमें काम करनी चाहिए इसके लिए, तो आ सकती है राजनीति में। देखते हैं क्या वो निर्णय देती हैं, क्या नहीं बिल्कुल देती। सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।